वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 227 है। 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है परिवहन एवं संचार, यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे वो बनाते हैं। चलिए, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 227 तक पहुँच सकते हैं, और इसका जो एग्ज़ाम है वो 27 अक्टूबर को है। तो क्वेश्चन नंबर बने यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण एक स्वायत्त शासी निकाय है। राष्ट्रीय महामार्गों के विकास, रखरखाव और प्रचालन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। कौन सा सही है इसमें? ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन तंत्र अत्यंत सीमित था। सड़क विकास का पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। हालांकि रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच समन्वय के अभाव के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा गठित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पूर्वकालिक चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के साथ 1995 में संचालित हुआ था। राष्ट्रीय महामार्ग के विकास, रखरखाव तथा प्रचालन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई। और भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की बात करें तो यह राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत 2007 में भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के एक भाग के रूप में की गई थी। और राष्ट्रीय महामार्ग वे प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में की गई थी। राष्ट्रीय महामार्ग वे सड़कें हैं जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्मित और केंद्र सरकार के द्वारा ही अनुरक्षित। तो सही पूछा है, सही कोई है नहीं इसमें, डी है इसका आंसर। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत 2001 में भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के एक भाग के रूप में की गई थी, और यह भारत का सबसे बड़ा महामार्ग प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय महामार्गों की बात करें तो राष्ट्रीय महामार्ग वे सड़कें हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती है। तो अनुरक्षण और निर्माण दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है राष्ट्रीय महामार्गों का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। राज्य महामार्ग राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से नहीं जुड़े होते। राष्ट्रीय महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों तथा रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। देखिए, पहला सही है, राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से नहीं जुड़े होते। क्यों नहीं जुड़े थे? जुड़े होते हैं। तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो राज्य महामार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारें करती हैं। ये राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हैं। तो पहला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। तीसरा वाला सही है, राष्ट्रीय महामार्ग राज्यों की राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों यानी पोर्ट यानी बंदरगाह तथा रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है BRO, कई तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर पूछे भी जाते हैं। 1960 में। तो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या सीमा सड़क संगठन हिंदी में, इसकी स्थापना हुई थी मई 1960 में। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है इसमें?
NH1 यानी नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से कलकत्ता, NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली से अमृतसर। NH1 है दिल्ली से कलकत्ता, NH2 है NH1 है दिल्ली से अमृतसर, NH2 है दिल्ली से कलकत्ता। दोनों के दोनों मिसमैच हैं, डी है इसका आंसर। तो NH1 यानी नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर के बीच विस्तृत है तथा NH2 दिल्ली से कोलकाता के बीच विस्तृत है। ठीक है, NH1 और NH2 दोनों ही राष्ट्रीय महामार्ग ग्रांड ट्रंक रोड नाम से नामित अमृतसर और कोलकाता के बीच विस्तृत है, जो दिल्ली से जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारतीय रेल की स्थापना हुई थी 1900 में और पहली रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच निर्मित की गई। भारतीय रेल को 14 मंडलों में विभाजित किया गया है। 1800 की है, डलहौजी को याद कर लीजिए। 14 नहीं है, गलत है। सही पूछा है, केवल 1 और 3 सही है। सी है इसका आंसर, दूसरा गलत है। जहां जहां 2 है उसको हटाइए। सॉरी, कौन सा सही है पूछ रहा है, केवल दूसरा ही सही है। ठीक है, पहला है गलत और तीसरा है गलत। इसमें एक चीज छूट गई है, इसको सही नहीं है, इसको करना था थोड़ा वो। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, तब इसका सी आंसर बनता। तो एक चीज ऐड कर लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, भारतीय रेल की स्थापना जो है 1853 में हुई, ना कि 1900 में, तो पहला वाला गलत हो गया। भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित किया गया है, ना कि 14, तो तीसरा वाला भी गलत हो गया। ठीक है, कौन कौन से हैं? सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, और है वेस्टर्न रेलवे, और है वेस्ट सेंट्रल रेलवे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1998 में, यानी 1998 में। राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम यानी NHDP की स्थापना 1998 में ट्रैफिक की समस्या को कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सड़क निर्माण के उद्देश्य से की गई। राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया गया था। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? कोंकण रेलवे इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट होता है महाराष्ट्र से, जाता है कर्नाटक तक, तो डी है इसका आंसर। ठीक है, यानी महाराष्ट्र, फिर नीचे आ गया गोवा, फिर है कर्नाटक। तो कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है। इसका निर्माण 1998 में हुआ था। 760 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग 146 नदियों और धाराओं तथा 2000 पुलों व 91 सुरंगों को पार करता है, और इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। तो चेन्नई एक्सप्रेस का जो सीन है ट्रेन वाला, वो इसी का ही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच है? जलमार्ग 2 पूछ रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 तो गंगा नदी है, यानी इलाहाबाद हल्दिया, लेकिन 2 पूछ रहा है तो ब्रह्मपुत्र नदी है, सदिया से धुबरी, बी है इसका आंसर। कोट्टापुरम कोल्लम वो तीसरा, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार धुबरी से सदिया तक है। इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर। इसका विस्तार है ब्रह्मपुत्र नदी पर तथा बांग्लादेश, भारत में बांग्लादेश साझेदारी में इसका प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो इलाहाबाद हल्दिया सबसे लंबा यही है, 1620 किलोमीटर। गंगा नदी, भागीरथी नदी, हुगली नदी विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, जैसे कि हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर, इसी की बात हो रही है पूरे की। हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का पटना 460 किलोमीटर, पटना इलाहाबाद 600 किलोमीटर। तीसरे की बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग 3,
तो कोट्टापुरम कोल्लम से छोटा है ये, 168 किलोमीटर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चार चार कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। भारत में वायु परिवहन की सबसे पहली शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात एवं संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत वायु प्राधिकरण उत्तरदायी है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है। बिल्कुल सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। देखिए, वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमनागमन या आवागमन का तीव्रतम साधन है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई 1911 में तथा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ 1953 में। प्रथम वायु परिवहन सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू की गई। परमहंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। तेल एवं गैस पाइपलाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें सही होगा। पाइपलाइनें जो हैं गैसों और तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम प्रणाली है। पाइपलाइनों के माध्यम से ठोस पदार्थों को किसी प्रकार से परिवहित नहीं किया जा सकता। पिघलाकर या गलाकर, गाद बनाकर तो किया जा सकता है ना, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। तो पाइपलाइनें गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षमपूर्ण प्रणाली है। पाइपलाइनों के माध्यम से ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवहित किया जा सकता है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। कुछ एडिशनल है इसमें, जैसे कि इंडियन ऑयल लिमिटेड IOL। IOL कच्चे एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन काम करता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था और एशिया की पहली देश पारीय पाइपलाइन का निर्माण असम के नहर करीटया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोध कारखाने तक के बीच हुआ था। यह निर्माण किया था इसी ने, IOL ने, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। और एशिया की पहली देश पारीय पाइपलाइन की लंबाई कितनी, 1157 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संचार जाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा। भारतीय वैयक्तिक संचार तंत्रों में इंटरनेट जो है सर्वाधिक प्रभावी एवं अधुनातन है। भारत में रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ सूचना शिक्षा कार्यक्रमों को ही प्रसारित करता है। उपग्रह जो है वो आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्व नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ सूचना एवं शिक्षा कार्यक्रमों को ही प्रसारित करता है, ये भी गलत है। सभी वैयक्तिक संचार तंत्रों में इंटरनेट सर्वाधिक प्रभावी अधुनातन है, ये सही है। और भारत में रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। शुरू के पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। गलती अपने को ढूंढना है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। देखिए, संचार के साधनों की बात करें तो वैयक्तिक बात कर लो पहले तो। दूरसंचार हो गया, तार हो गया, फैक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, पत्र आप भेजते थे। सार्वजनिक बात करें तो रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, उपग्रह है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, पुस्तक है। ठीक है, सार्वजनिक मतलब एक सूचना है, सभी को देनी है, रेडियो के माध्यम से दे दो, टेलीविज़न के माध्यम से, सिनेमाघरों के, उपग्रह, संचार तंत्र, समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिकाएं, पुस्तक। सभी वैयक्तिक संचार तंत्रों में इंटरनेट जो है वो सबसे तेज है, प्रभावी है, आधुनिक है। इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ता ज्ञान एवं सूचना की दुनिया में सीधे पहुंच बनाने में सहायक होता है। और भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। और रेडियो जो है 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल गया। ऑल इंडिया रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा। तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट ऊपर।
उपग्रह जो है संचार की स्वयं में एक विधा है और ये संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करते हैं। क्योंकि उपग्रह के उपयोग से एक विस्तृत क्षेत्र का सतत एवं सामरिक दृश्य प्राप्त होता है, अतः उपग्रह संचार आर्थिक और सामरिक कारणों से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो चौथा वाला गलत है, जो कह रहा था कोई आर्थिक महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 14 प्रश्न है इस टॉपिक में। निम्नलिखित में से किस संचार तंत्र का उपयोग ई कॉमर्स और मौद्रिक लेन देन के लिए अधिक किया जा रहा है? टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, टेलीविज़न। किसका? इंटरनेट का। बी है इसका आंसर। ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, पेटीएम, बैंक, ये सारे के सारे इससे तो चलते हैं और इसके बिना ईमेल नहीं चल सकता। टेलीफोन में जो एप्लीकेशंस होती हैं वो नहीं चल सकती। तो वर्तमान में ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए इंटरनेट का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। इंटरनेट जो है विभिन्न मदों पर विस्तृत जानकारी सहित आंकड़ों का विशाल केंद्रीय भंडारगार जैसा होता है। आज इंटरनेट के कारण मौद्रिक लेन देन तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी आसान और सुविधाजनक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14 पर अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर पूछ रहा है कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, गुरुग्राम में। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ये है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। यह आंकड़ों के अधिक्रमण और प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध कराती है या कराता है। देखिए, भारत की उपग्रह प्रणाली को समाकृति और उद्देश्य के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी इनसैट और दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम यानी IRS। इनसैट की बात करें, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है जो दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी अवलोकनों तथा विभिन्न अन्य आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है। IRS की बात करें तो यह उपग्रह मार्च 1988 में रूस के वैंकूवर से IRS-1A के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम यानी IRS उपग्रह बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो 14 क्वेश्चंस ये बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले निकलते हैं इस टॉपिक से। ये टॉपिक कवर हो गया है, इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, न केवल यूपी PCS बल्कि किसी भी स्टेट के PCS के लिए, क्योंकि GS एक ही जैसी रहती है सबकी। UPSC सिविल सेवा के लिए भी, और खासकर उन लोगों के लिए जो NCERT की किताबों को नहीं पढ़ते हैं। धन्यवाद।